अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं K92 न्यूज़। खुशामदीद कहते हैं आपको स्पोर्ट्स कॉर्नर में। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं एक शोतो खान से कराटे से रिलेटेड एक मायनाज शख्सियत, जिन्होंने 1978 में अपने कैरियर का आगाज़ किया और 1985 से बाकायदा कोचिंग में आए और इसके साथ साथ बेतहाशा अचीवमेंट अपने नाम की और मंथली स्पोर्ट्स ऑब्जर्वर के नाम से भी बहुत मशहूर हैं। हर शख्सियत कराटे की हो, स्पोर्ट्स की हो, इनको जानती है। बात करेंगे आज अपने खास मेहमान से। शहजाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, और सर ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपने शुरुआत की 1978 से, माशाल्लाह आपने कैरियर अपना आगाज़ किया। ये बताइएगा कि सर कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? स्कूल लेवल से या बाकायदा क्लब लेवल से स्टार्ट किया आपने? जिस वक्त जनाब हम स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हुई, लेकिन हमारा मतलब ये जो इब्तदाई दौर था उस वक्त स्कूल में तो हम फ़ुटबॉल खेलते थे, फ़ुटबॉल में शौक़ था। मार्शल आर्ट्स को इतना ज़्यादा नहीं था। ब्रूस ली की फ़िल्में आने के बाद पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा लोगों का रुझान हुआ। रुझान हुआ। तो इलाके में एक सेंटर खुला था, हालाँकि वो ताइक्वांडो का सेंटर था, बाद में पता चला। लेकिन ये कि वो हांगकांग कराटे सेंटर के नाम से एक सेंटर कायम हुआ था और मास्टर ओवैस अली ख़ान साहब थे। तो वहाँ मैंने 78 में शुरू किया। उस वक़्त 11-12 साल की एज थी मेरी। सीखते रहे, फिर उनके जाने के बाद फिर एक दूसरा सिस्टम मार्शल आर्ट्स का, थाइंग मार्शल आर्ट्स, वो हमने किया मास्टर मोंगला के पास। वो भी वहीं पर, और उसके बाद फिर हमने शोतोकान जॉइन किया। सर बहुत सारे लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कराटे क्या है, शोतोकान क्या है, मार्शल आर्ट क्या है? मुख्तसरन सर। मार्शल आर्ट्स के बारे में हम यूँ इसको बता सकते हैं कि जैसे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो मार्शल आर्ट जो है ना, लाइक अ ट्री, एक दरख्त है और उसके बहुत सारे जो पत्ते होते हैं ना जिस तरह, ठीक तो है। उसी तरह से ये स्टाइल्स हैं मुख्तलिफ। अब स्टाइल्स जो हैं वो अपने मुल्कों के हवाले से पहचाने जाते हैं। जैसे आप ताइस साहब की तरफ चले जाएँ, ताइस बांडो की तरफ चले जाएँ, तो वो बर्मीज़ मार्शल आर्ट्स कहलाता है। ताइक्वांडो कोरियन मार्शल आर्ट्स है, चाइनीज़ में हम वुशु करते हैं, कुंग फू करते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से कराटे जो है वो बेसिकली जापानीज़ मार्शल आर्ट्स है और जापान से उसका ताल्लुक़ है। तो 4 सिस्टम पर आज अगर आप WK वर्ल्ड कराटे फेडरेशन को देख लें, आप पाकिस्तान कराटे फेडरेशन को, या रिलेटेड दूसरी मुल्कों की फेडरेशंस को देख लें जो उनकी गवर्निंग बॉडी होती है, तो वो भी सारे जो सिस्टम पे बेस करती है कराटे में, वो 4 सिस्टम पे बेस करती है, जिसमें शोतोकान, गोजोरियो, शितोरियो, वदोरियो, ये 4 सिस्टम हैं जिन पर कराटे की फेडरेशन वजूद में आई थी। क्या डिफरेंस है इन चारों के अंदर? थोड़ा डिफ़रेंस देखें, मैं आपको बताऊं कि चारों सिस्टम्स जो हैं वो बुनियादी तौर पे जैपनीज़, चूँकि जैपनीज़ सिस्टम है और उनके जो मास्टर्स हैं वो उनकी अपनी एक ज़ाहिर है, वो एक जो कराटे के मॉडर्न कराटे के बानी कहलाते हैं, गोचिन फुनाकोशी। 1922 में उन्होंने बाकायदा रिकग्नाइज़ कराया। तो उनके बैनर तले ही ये सारा का सारा 4 सिस्टम्स परवान चढ़े। लेकिन हर मास्टर की अपनी एक इफ़ादियत है, अपनी एक हकीकत है, उसकी अपनी एक प्रैक्टिस है। उसमें जो स्पोर्ट्स सिस्टम है, मतलब इसमें जो गोजोरियो है, गोजोरियो जो कराटे है, वो नर्म और सख्त के अंदाज़ में खेला जाता है। यानी उसमें जो है वो पावर भी इस्तेमाल की जाती है और नरमी में सख्ती और सख्ती में नरमी, इस तरह का उनका कुछ कॉन्सेप्ट है। शोतोकान जो है वो शोतोकान और शितोरियो की जो फ़ाइट्स हैं वो और वदोरियो की फ़ाइट भी तकरीबन जो है वो स्पोर्ट बेसिस के अंदाज़ में खेली जाती हैं। ठीक है। जिसमें आप ये कह लें कि आप 70% अगर हार्ड हो सकते हैं तो 30% सॉफ्ट, इसी जी, तरह से बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही है। सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग जो है वो ताइक्वांडो को ज़्यादा फ़ोकियत देते हैं। जी, जी। क्या मतलब आपको क्या डिफ़रेंस नज़र आता है दोनों का? कुछ मुख्तसरन अगर इस हवाले देखिए, से। मैं आपको पहले तो थोड़ा छोटा-सा एक ये चीज़ बता दूँ कि शायद आपके इल्म में हो भी कि हमारा मतलब पाकिस्तान मार्शल आर्ट कनेक्शन फेडरेशन का भी मैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी हूँ। तो मैंने यहाँ पर पाकिस्तान में अपने मदद के तहत कई सिस्टम्स के मार्शल आर्ट्स के हवाले से कई सिस्टम्स के हमने जो है वो कैंपिंग करवाई है फ्री ऑफ कॉस्ट। गो के हमें कोई हुकूमती सतह पे कोई सपोर्ट नहीं थी, ज़ाहिर है हम गवर्निंग बॉडी भी नहीं थे, लेकिन अपने तौर पे प्राइवेटली तौर पे हमने की और उसमें हमने गोजोरियो के कैंप भी कराए, बाहर से मास्टर्स बुलवा के, मास्टर हिरो सातो को जापान से बुलवाया, उनका एक कैंप हुआ। उसके अलावा हमारा जो है GR मुग़ल साहब आए स्वीडन से, वो एक कैंप हुआ। ITF के मास्टर्स को भी हमने पाकिस्तान में बुलाया 2004 में। और अफ़गानिस्तान की जो नेशनल ताइक्वांडो ITF फेडरेशन है, उनके साथ मिलकर हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। 4 दिन का कैंप था। और अब डिफ़रेंस की जहाँ तक बात आप करते हैं, तो ITF और WTF का डिफ़रेंस सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि यूँ देख लें कि अगर आप आर्ट की बात करेंगे, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, कोई इससे ज़रूरी नहीं कि वो मुत्तफ़िक हो।
लेकिन जो मैं समझा हूँ इतने अरसे में मार्शल आर्ट्स को, उससे मैंने यही जाना और यही पढ़ा कि आर्ट की अगर बात करेंगे तो आर्ट आईटीएफ ताइक्वांडो जो है वो है आर्ट, ठीक है, और ताइक्वांडो डब्ल्यूटीएफ जो है वो है स्पोर्ट्स। ठीक अब स्पोर्ट्स आपको पता है जब ओलंपिक में आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होती है। ठीक है, तो जब आईटीएफ मतलब आईटीएफ और ताइक्वांडो से हटकर डब्ल्यूटीएफ से हटकर जब ताइक्वांडो की बात करेंगे तो ताइक्वांडो जब डब्ल्यूटीएफ में आया, 88 के सियोल ओलंपिक्स हुए और उसमें उसको खेलने का मौका मिला, तो ताइक्वांडो टाइगर्स ने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की, उनका डेमोस्ट्रेशन बहुत ज़बरदस्त गया और उसके बाद वो ताइक्वांडो ओलंपिक में आया और ओलंपिक के बाद आते के साथ ही छाता चला गया। यकीनन ओलंपिक के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे थोड़ा-सा पहले बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपकी काफ़ी खिदमात हैं। ये बताएँ कि किस तरह से आपने नेशनल लेवल तक के खेला या इंटरनेशनल लेवल, जो भी आपकी अचीवमेंट हैं एज़ अ प्लेयर, और फिर यकीनन जिस तरह से लोगों को लेके चल रहे हैं, जितने आर्ट्स वाले हैं उन तमाम को लेके चल रहे हैं, ये तो इसके ऊपर मज़ीद हम बात करेंगे। मुख्तसरन नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? जिस तरह से इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे देखा जाए, कुछ इसके मुतालिक बताइए। मैं आपको बताऊँ कि पहली बात तो चूँकि अरसे का एक तनाज़ुर है, आपको पता है एक पीछे काफ़ी अरसा है हमारे पास जो कराटे को सपोर्ट जो मिला है, वो मिला है फ़ेडरेशन पाकिस्तान में बनने के बाद। शुरू में जो थी वो फ़ेडरेशन नहीं थी, हमारे पास बोर्ड होते थे। उसमें भी एक प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान जूडो कराटे बोर्ड होता था और पाकिस्तान, फिर उसके बाद पाकिस्तान कराटे बोर्ड, इस तरह करके वो चलता रहा, जूडो कराटे मिल के चलता रहा। सही। लोगों को काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान में ये अवेयरनेस ही नहीं थी कि जूडो एक अलग खेल है और कराटे एक अलग कराटे एक खेल है। अलग खेल है। तो वो एक बाकायदा लाहौर से एक तहरीक चली और फिर वो जूडो और कराटे अलग-अलग नज़र आया। तो हमारा जो खेलने का दौर था उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो अचीवमेंट्स तो नहीं मिली और बहुत ज़्यादा हमें नेशनल लेवल पर खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन पर्सनली क्लब लेवल पर कह लें या क्लब की जो चैंपियनशिप्स होती हैं, वो जो नेशनल कराते हैं, उसमें हम खेले। उस दौर के अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी होती थी, वो ये कि आप कराटे से ताल्लुक़ रखते हैं या ताइक्वांडो से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी खेल से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने जो भी टूर्नामेंट करा रहा होता था, तो वो अपने स्टाइल पर, मतलब अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पर करवा रहा होता था और उस रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर जो है ना टूर्नामेंट होता था। अगर आप खेलना चाहते हैं तो उसमें खेलें उस रूल्स के मुताबिक। तो उसमें हम खेले और सही। ताइक्वांडो में मैं खेला, नेशनल चैंपियन रहा। ताइक्वांडो का मैं 88, 89 और 90 3 साल कंटिन्यू चैंपियन रहा एरो क्लब ऑफ पाकिस्तान पे। टूर्नामेंट हुआ करता था नेशनल। उसके अलावा शोतोकान का मैं एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट की। सऊदीया के एक फाइटर था, उसके साथ फाइट की। उसके अलावा बहुत सारी चैंपियनशिप्स हैं जो नेशनल लेवल की। लेकिन अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा, जब हम जिस दौर में आए, जब प्रमोशन होना शुरू हुआ, तो उस वक़्त तक हमारी खेलने की उम्र गुज़र चुकी थी और हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी सारे आगे बढ़ चुके थे। तो उनको हमने काफ़ी आगे बढ़ाया, उनके सही। बारे में आप। यकीनन स्टूडेंट के हवाले से भी बात करेंगे और शिनबोको के हवाले से भी बात करेंगे, जिसके आप प्रेज़िडेंट और फाउंडर भी हैं। चलते हैं एक दिन। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी हमारी कराटे के हवाले से, डिफ़रेंस क्या है तमाम खेलों में, तमाम आर्ट्स में। अब हम बात करेंगे कि माशाल्लाह सर जो है शिनबोको एसोसिएशन के फाउंडर और प्रेज़िडेंट भी हैं। 1993 से माशाल्लाह से काम करते हुए आ रहे हैं। सर ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह अकेडमी भी चलाते हैं और बहुत सारी अकेडमीज़ की सरपरस्ती भी करते हैं। क्या डिफ़रेंस नज़र आता है आपको यहाँ और कराची से बाहर? और ये भी बताइएगा कि यहाँ पर कराची के अंदर कितनी अकेडमीज़ आपके ज़ेर निगरानी चल रही हैं? कराची में मेरी अपनी एकेडमी जो कायम है वो 88 से कायम है, जैसा कि मैंने बताया, और लांडी में वो कायम है और एज़ ए हेडक्वार्टर वो काम कर रहे हैं और हम कंटिन्यू, मैं बज़ाते खुद आज भी वहाँ प्रैक्टिस कराता हूँ। हफ़्ते में 3 दिन प्रैक्टिस होती है, मैं खुद करवाता हूँ। मैंने खुद भी विज़िट किया है वहाँ पर, माशाल्लाह बच्चे जी। बहुत मेहनत तो करते हैं। उसके बाद ये है कि कराची में बहुत सारे सेंटर्स हैं मुख्तलिफ़ मार्शल आर्ट्स के हैं। हम किसी भी मार्शल आर्ट्स को हल्का या भारी नहीं कह सकते। वो अपने-अपने तहीं पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने लड़कों को ग्रूम कर रहे हैं। कराटे के हवाले से हम बात करें तो शोतोकान की जो ख़ालिसतन
असल में हमारे यहाँ थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट ये है कि कराटे की हर एकेडमी बस वो कराटे की कहलाती है, लोगों को ज़्यादा से अवेयरनेस नहीं है। ठीक कराटे वही कहलाता है जो जापानीज़ मार्शल आर्ट्स होता है, ये बात क्लियर है, ठीक है। ठीक है? तो इस हवाले से अगर आप शोतोकान की बात करेंगे तो शोतोकान का जो एक सेंटर, बड़ा सेंटर अगर कोई चल रहा है, बहुत अरसे से चल रहा है, मेरे से हटकर अगर कोई चल रहा है, तो वो है स्पोर्ट बोर्ड में चल रहा है, अकेडमी ऑफ शोतोकान के नाम से चल रहा है वो। और मुबशिर साहब आजकल उसको रन करते हैं, ठीक है। माशाल्लाह। वो कहते हैं खालिसतन कराटे का यहाँ पर एक सेंटर है, ठीक है। जिसको हम कराटे का कह सकते हैं। बाकी जगहों पर लोगों ने मिक्स किया हुआ है, एमएमए वगैरह ये वो सब चीज़ें। ककरी ग्राउंड का अगर ज़िक्र करें तो मतलब वो बेजा ना होगा, क्योंकि शोतोकान के हवाले से तो हम बात नहीं करेंगे, ज़ाहिर है उससे उसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन शोतोकान की प्रैक्टिस भी करते हैं और वहाँ से अच्छे-अच्छे खिलाड़ी भी तैयार होते हैं, ये बात किसी ढकी-छुपी नहीं है। अब्दुल हमीद साहब माशाल्लाह वहाँ पे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। सादी अब्बास जैसे खिलाड़ी, रमज़ान जैसे खिलाड़ी वहाँ से निकले और बड़ी खुशी की बात है। और जब जिस वक़्त तक मैं एसोसिएशन में रहा, एसोसिएशन मैंने खुद छोड़ी 2003 में, तो एसोसिएशन में जब तक मैं रहा तो हम लोग साथ रहे और साथ मिलके बहुत काम भी किया। ठीक। और मैंने लाहौर में या पंजाब में या किसी भी जगह जब तक सेंटर कायम नहीं किया कि जब तक मैंने अपने खुद के स्टूडेंट्स तैयार ना कर लिए ब्लैक बेल्ट तक। यकीनन आप पहले वहाँ पर मेहनत करते हैं, स्टूडेंट को रेडी करते जी, हैं, फिर बिल्कुल, उसकी बुनियाद बिल्कुल। डालते हैं। मतलब मैंने कभी भी किसी दूसरे सिस्टम से आए हुए बच्चे को लेकर उस पर काम नहीं किया, कन्वर्ट नहीं किया आपने। कभी आज तक। ये अमूमन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सर कन्वर्ट होते हैं बहुत सारे अमूमन सर। होता है, मेरे पास ऐसा नहीं है। मेरे पास इस वक़्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर तकरीबन कोई मैं 53 के करीब ब्लैक बेल्ट मेरे अपने हैं। और अगर स्टूडेंट्स की बात करें जो रजिस्टर्ड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, वो तकरीबन 4700 के लगभग हैं। और इस वक़्त मेरा जो लाहौर में सेंटर कायम है उसमें अब्दुल रहमान साहब वो कराते हैं। कराची 9 साल मेरे पास रहे, यहाँ सीखने के बाद ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान, अभी पिछले दिनों सेकंड डान ब्लैक बेल्ट हुए हैं। और वहाँ 2 सेंटर गुलबर्ग 2 में और डीएचए में बड़ी कामयाबी के साथ चला। आप जिस तरह से सर ब्लैक बेल्ट होता है, फर्स्ट डन होता है, माशाल्लाह आप 6 डन हैं। क्या माशाल्लाह जब इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं और पाकिस्तान को किस लेवल पे देखते हैं? क्या पाकिस्तान की उस तरह से पार्टिसिपेशन होती है? देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे काम होते हैं, जैसे गवर्नमेंट सतह पे भी अगर आप देखें ना तो हमारे फेडरेशन के लोग हैं, वो काम करते हैं। अच्छे और बुरे हर जगह होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर पे नहीं है या गवर्नमेंट सेक्टर पे नहीं है, हर जगह अच्छे बुरे समझने ना समझने वाले लोग होते हैं। ठीक। कुछ लोग हमारी बात नहीं समझ पाते, कुछ की हम बात नहीं समझ पाते। बस यूँ कह लें कि जो उसको लागू करवाना किसी भी चीज़ को ना, वो ज़रूरी है। ठीक। अब ऐलान कर देने से काम नहीं चलता। हमारे यहाँ ऐलान तो कर दिया जाता है, लेकिन उसको लागू नहीं करवाया जाता। क्योंकि स्पोर्ट्स से अब मैं ईरान गया, कई मर्तबा गया। ईरान में मैंने देखा कि वहाँ पे मार्शल आर्ट मिनिस्ट्री है। वहाँ पर जो स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है, या हमारे यहाँ मार्शल आर्ट्स का कोई भी बंदा कोई मिनिस्ट्री में नज़र नहीं आएगा हाँ, आपको। स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री तो है, स्पोर्ट्स की है। लेकिन वो भी वहाँ पर स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री में आपकी मार्शल आर्ट मिनिस्ट्री को भी मर्ज किया हुआ है। वहाँ भी इसी तरह कराटे, ताइक्वांडो, फलाँ सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उन्होंने एक प्रेसिडेंट बनाया है और मुख्तलिफ डायरेक्टर्स बनाए हुए हैं, जो मुख्तलिफ स्टाइल्स के हैं। वो बैठ के मशावरत करते हैं और उनकी फेडरेशन मिलके उनको उनकी बात को सुनती है। तो रही प्रैक्टिस की बात और खिलाड़ियों की परफ़ॉर्मेंस की बात, तो हमारे खिलाड़ी वहाँ जाकर बहुत कुछ सीखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर अपने हवाले से बात करूँ तो हमारा जिनका मैंने अभी नाम लिया अब्दुल रहमान, वो 1999 और सन 2000 2 साल लगातार इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। माशाल्लाह। कैस्पियन कप उन्होंने जीता, गोल्ड मेडल हुए। और 7th शोतोकान चैम्पियनशिप इंटरनेशनल वो जीती। उसके अलावा लाइबा हमारी एक स्टूडेंट है, वो जर्मनी में जाकर जीत कर आई चैम्पियनशिप, गोल्ड मेडल हुई। उसके अलावा यासीन हमारे एक प्लेयर हैं, वो ईरान में काता में तीसरी पोजीशन उन्होंने ली वर्ल्ड मार्शल आर्ट फेस्टिवल में। तो उसके अलावा नेशनल लेवल पर जो हमारे फेडरेशंस कराती हैं, हमारी जो ऑल पाकिस्तान शोतोकान कराटे फेडरेशन हो गई या शिनबोक एसोसिएशन ऑफ कराटे डो पाकिस्तान हो गई, तो इस तरह के जो टूर्नामेंट लोकल सतह पर, हम इसको लोकल सतह पर इसलिए कहेंगे कि प्राइवेटली होते हैं बहरहाल, ठीक। तो गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रही होती। तो हमारी जो फेडरेशंस होती हैं वो इसको जो जिनसे हमारी एफिलिएशंस होती हैं वो इसको रिकॉग्नाइज़ कर रही होती हैं। ठीक। तो उस लेवल के जितने प्रोग्राम होते हैं उसमें हमारे सारे खिलाड़ी जाते हैं, लड़के-लड़कियाँ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लब में काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज़ मेडल होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, मैं खुद भी शोतोकान कर चुका हूँ और आप
के ही शागिर्द की जी, बिल्कुल। तो आप हमारे जो है वो दादा उस्ताद हैं। जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा कि जिस तरह से देखने में आता है यहाँ पर 7 बेल्ट हैं, ठीक है। जी। 27 के करीब अगर शोतोकान के अंदर बात की जाए काताज हैं। हुँ। क्या अब जो आपको खिलाड़ी नज़र आते हैं इसके या इससे पहले के, क्या डिफ़रेंस नज़र आता है? काता के अंदर वो परफेक्शन नज़र नहीं आती? जी। अच्छा, परफेक्शन नज़र क्यों नहीं आती? उसकी बड़ी एक बुनियादी सी वजह है। हमारे यहाँ जब फेडरेशन लेवल पर चले गए और कराटे को आपने स्पोर्ट्स कराटे का नाम दे दिया। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं जब भी कोई इंटरनेशनल कैंप, मैंने काफ़ी सारे कैंप अटेंड किए हैं, अभी भी करता हूँ जब भी मौका लगता है कहीं, कोई जापानी मास्टर आता है तो मैं कैंप करने के लिए जाता हूँ, कहीं भी जाना पड़े, जाता हूँ अपने खर्चे पे। तो हमने ये देखा कि जितने भी बड़े मास्टर्स आज भी जो ज़िंदा हैं, वो इस WKF को पसंद नहीं करते, स्पोर्ट्स कराटे को पसंद नहीं करते। वो ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स कराटे ने प्रमोशन तो किया, एक खिलाड़ी की प्रमोट तो की, लेकिन चूँकि वो जीत और हार का तसलसल उसमें होता है। तो जीत और हार जब ज़हन में होती ना, तो मकसद आर्ट को फ़रोग़ देना नहीं होता, बल्कि जीतना मकसद होता है। जितना अच्छा, मकसद जीतने होता के है। लिए जितनी रिक्वायरमेंट आपको दी जाती है, उस रिक्वायरमेंट के तहत आप काम कर रहे होते हो। तो हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट क्या थी? काता की रिक्वायरमेंट थी कि जनाब आपने जीवन करना है या बासाइदाई करना है या गुजोशियोशो करना है। ठीक। अब सपोज़ दैट कि 3 काता आपको दे दिए गए, ये करने हैं, तो अब खिलाड़ी हर क्लब लग गया कि बस हमने ये 3 3 काता ही काते करने हैं। करने हैं। ठीक। अब जब 3 काते करने हैं तो भाई उसके लिए दाची-वाज़ा का मतलब उसमें डिपेंड करता है, स्टांसेस का बड़ा दखल है। जब तक आप बॉडी टोन नहीं होगी आपकी, आपके मसल्स जो हैं रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, तो किस तरीके से आप उस चीज़ में वो निखार परफेक्शन आ नहीं आ सकता है? सकती। नहीं आ ठीक। सकता ना। तो यही वजह है कि शिन्बोको एसोसिएशन ऑफ कराटे डो पाकिस्तान के जितने भी टेस्ट होते हैं, हमारा एक पूरा सिलेबस सिस्टम है और हम बाकायदा सिलेबस देते हैं। सिलेबस बच्चा 6 महीने में कवर करता है। वर्बली और कह लें कि थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से वो एग्ज़ाम देता है और फिर वो पास करता है। उसमें ग्रेजुअली उसको लेकर चलते हैं कातास की प्रैक्टिस कराते हुए। आपने खुद भी किया है, खुद देखा भी है और कभी आप आएँ तो देखेंगे कि हमारे यहाँ ये नहीं है कि एक बच्चा को गुजो-शियोशो आता है, जीओन आता है, तो उसको जो है ना शुरू के जो है वो 6 काताज़ इब्तिदाई जो है वो नहीं आते, ऐसा नहीं है। तो वो जब तक वो इब्तिदाई काता करता नहीं, हम आगे कराते ही नहीं। यकीनन जब वो स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं पास करेगा तो आगे किस तरह से तो लेके असल चलेंगे? में ये चीज़ें होती हैं जब आप क्लब लेवल पर किसी चीज़ को लेकर चल रहे होते हैं, तो मामला होता है। ब्रेक की जानिब जब वापसी आएँगे तो बात करेंगे ग्रेडिंग सिस्टम के हवाले से और मज़ीद क्यों एक दूसरे को मार्शल आर्ट के लोग क्यों नहीं मानते? और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ फेडरेशंस के हवाले से, स्पेशल ग्रेडिंग सिस्टम के हवाले से। यकीनन पूरे मुल्क वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए 75 के करीब स्टाइल हैं, 197 के करीब फेडरेशन इसमें काम कर रही हैं, 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या प्रॉपर सिलसिला है इसका ग्रेडिंग का? यकीनन आप ग्रेडिंग के हवाले से भी पूरे पाकिस्तान के अंदर माने जाने देते हैं। ग्रेडिंग के हवाले से देखें मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं और बहैसियत कह लें कि शोतोकान के एक मास्टर के, शोतोकान के एक खिलाड़ी के, मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि ग्रेडिंग जो है वो एक प्रॉपर कह लें कि बुनियादी चीज़ है और उसका ताल्लुक आर्ट से है, आर्ट ना कि से, खेल से। खेल से। ठीक है? तो आर्ट से ताल्लुक है। अब आर्ट ज़ाहिर-सी बात है एकेडमीज़ में सिखाया जाता है। एकेडमी किसी न किसी एसोसिएशन या फेडरेशन से जुड़ी हुई है। तो ग्रेडिंग का सिलसिला बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि आप देखते हैं ताइक्वांडो का ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो उसमें बेल्टों का कुछ थोड़ा-सा डिफ़रेंस होते हैं। ऑरेंज बेल्ट नहीं होती, ग्रीन बेल्ट होती है और बेल्टों का फ़र्क होता है। इसी तरह शोतोकान में, इसी तरह आप उधर चले जाएँ शितोरियो में चले जाएँ तो वहाँ बेल्टों का तनासब कुछ और नज़र आएगा आपको। तो क्यू एक ही रहते हैं। क्यू जो है, क्यू सिस्टम जो है वो एक ही रहता है, लेकिन बेल्टें उस पे डिवाइड कर दी जाती हैं। ठीक। तो उनका अपना एक तरीक़ेकार है। सही। जो ऑथेंटिक स्टाइल्स माने जाते हैं, वहाँ उनके अपने सिलेबस होते हैं जो उनके वर्ल्ड वाइड कह लें कि तस्दीकशुदा होते हैं कि ग्रीन। वाइट बेल्ट होती है, वाइट के बाद फिर येलो स्ट्रिप होती है, फिर येलो बेल्ट होती है, फिर ऑरेंज होती है, ग्रीन होती है, ब्लू होती है, ब्लू के बाद ब्राउन स्ट्रिप होती है, फिर ब्राउन बेल्ट होती है, फिर ब्राउन वाइट स्ट्रिप होती है, ब्राउन ब्लैक स्ट्रिप होती है जिसको जूनियर ब्लैक बेल्ट भी कहा जाता है ठीक। और उसके बाद फिर ब्लैक बेल्ट होती है। तो इस तरह ये 9 क्यू बनते हैं टोटल। अब तक के आपने बताया कि 4000 के
से ज़ायद यानी कि आपके जो जी। शागिर्द हैं, कितने अब तक के ब्लैक बेल्ट रेडी किए हैं फिर? मेरे जनाब जो पाकिस्तान में और इस वक़्त पाकिस्तान से बाहर भी तकरीबन 7 या 6 या 7 लड़के मेरे पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनमें 2 क्लब भी चला रहे हैं। चिली में मेरा एक स्टूडेंट है, वो क्लब चला रहा है जी। माशाल्लाह। और पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो मेरे ब्लैक बेल्ट हैं, उनकी तादाद इस वक़्त जो है वो 57 है, 57 57 57 और स्टूडेंट्स की अगर आप देखें तो वो मैं बता चुका हूँ तकरीबन 4700 के लगभग रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। रजिस्टर्ड स्टूडेंट और जो आपके ये उनसे हटकर हैं जो हम स्कूल लेवल पर या मुख्तलिफ जगहों पर जो प्रैक्टिस कराते हैं, जो कैंपिंग कराते हैं और उसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं 3 माह के लिए या 6 माह के लिए, ये उससे हटकर है। बहुत सारे लोग हैं थोड़ी बहुत किताबी बातें करते हैं तो वो अपने आप को पता नहीं तुर्रम खान समझना शुरू कर देते हैं माज़रत के साथ। ये बताइएगा कि अमूमन मैंने देखा है कुछ लोग हैं मानते ही नहीं है, एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है, इसकी ख़ास वजह क्या है? देखिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अना की जो एक सिलसिला है ना और खिलाड़ियों को अपने कितना अंदर, नुकसान है इसका? खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा नुकसान इस चीज़ में होता ही खिलाड़ी को है। खिलाड़ी को नुकसान होता है, बिल्कुल होता है। इसलिए कि होता ये है कि हमारे यहाँ अगर तो जो ना करने वाला है, जो मार्शल आर्ट करने वाला नहीं है, देखें एसोसिएशन एक अलग चीज़ है, क्लब एक अलग चीज़ है, ठीक। ठीक है? अब हमारे यहाँ सब बदकिस्मती से कुछ लोग जो एसोसिएशन में आते हैं और कराटे से बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते। वो उनके लिए उनको जो छोटी-छोटी अचीवमेंट्स होती हैं या उनको कुछ टूर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो बमांगे दहल ये बात कहना शुरू कर देते हैं और अपने स्टूडेंट्स में भी कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं बात-बात पर कि जनाब एसोसिएशन बड़ी चीज़ है, सही। क्लब कुछ नहीं है। अच्छा। अब आप अपने बच्चे के ज़हन में पहले से ही एक चीज़ डाल रहे हो, तो नतीजा उसका क्या निकलता है, एक वक़्त आता है कभी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है और वो एसोसिएशन से हट जाते हैं। तो फिर तो उनको आर्ट फिर याद उनको आता होगा। आर्ट याद आता है और आर्ट याद आता है तो फिर क्या होता है, वो जो बच्चे हैं वो बेचारे रुल जाते हैं, वो किसी जगह के नहीं रहते। तो आर्ट को पहला नंबर देना चाहिए, एसोसिएशंस फेडरेशन को दूसरा नंबर देना चाहिए, क्योंकि एकेडमी जो है ना, एकेडमी प्लेयर बनाती है, ना कि एसोसिएशन। बेशक सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अकेडमी ही खिलाड़ी बनाती है, ना कि एसोसिएशन से। ऐसा लगता है कि कैसे ये चीज़ें बेहतर होंगी? देखें पैरेलल जो एसोसिएशंस बनती हैं ना, वो यकीनन ज़ाहिर है उनमें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कुछ खुद से, जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि बहुत सारे लोग किताबें पढ़कर भी तुर्रम खान हो जाते हैं। तो इस तरह के लोग भी होते हैं जो पैरेलल बनाना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है। लेकिन कुछ लोग उनमें ऐसे भी होते हैं जो पैरेलल इस वजह से बनाते हैं कि उनके साथ नाजायज़ हुआ होता है और उनको मौका मिल जाता है। फिर जो बड़े लोग होते हैं ना, वो ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पैरेलल को मैं अच्छा नहीं समझता, मैंने कभी अच्छा नहीं समझा, क्योंकि अगर मैं समझता होता तो पैरेलल पाकिस्तान कराटे फेडरेशन पैरेलल बनी, जब बनी उसकी सिंध कराटे एसोसिएशन पैरेलल बनी, मुझे बहुत मर्तबा ऑफ़र की गई, बहुत बड़े-बड़े मास्टर्स ने मुझे ऑफ़र की। लेकिन आज तक मैं जब कराटे मैंने एसोसिएशन छोड़ी जिस वक़्त आई थिंक 2002 में मैंने 2003 में एसोसिएशन छोड़ी और मेरी ज़ाती वजूहात थी, कोई मेरी किसी से लड़ाई नहीं थी। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं लाइक कर रही थी, मैंने वो छोड़ी और मैं ये छोड़ते हुए ये कहकर हटा था कि मैं पैरेलल पसंद नहीं करता, मैं ज़िंदगी में ना पैरेलल बनाऊँगा, ना पैरेलल में का हिस्सा बनूँगा। और मैं उस वक़्त से लेकर आज तक आपके सामने बैठा हूँ, अपनी एसोसिएशन जो मेरी प्राइवेट है, जो मेरा क्लब है, चूँकि मेरा क्लब है, मेरा आर्ट है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं अपनी एकेडमी चला रहा हूँ, अपनी चीज़ें कर रहा हूँ, ना मैं किसी की राह में रुकावट डालता हूँ, बच्चों को प्रमोट करता हूँ ठीक। और मैं ये चाहता हूँ कि एसोसिएशन के लोग अपने अंदर जो है वो नर्म गोशा रखें और ऐसे लोगों को छोड़ें, बच्चों को प्रमोट करें। बच्चा किसी भी क्लब का हो, अगर वो बच्चा अच्छा है तो वो कराची का है, सही। हैदराबाद का है, पंजाब का है, सिंध का है, बलूचिस्तान का है, है। पाकिस्तान का है, तो उसको प्रमोट करें। अच्छा सर, ये बताइएगा, पाकिस्तान के हवाले से बात निकली तो स्पोर्ट्स ऑब्जर्वर पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह आपने इंटरव्यूज़ किए, आज हमारे दरमियान बैठे हुए, कैसा लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल एक मेरे लिए इतने अरसे में पहला तजुर्बा है। 86 में से मैंने लिखना शुरू किया था और मैं मुख्तलिफ़ अखबारात में लिखता रहा, स्पोर्ट्स पर ख़ुसूसन कराटे पर लिखता रहा, मार्शल आर्ट्स पर लिखता रहा, जिसमें मेरे मज़ामीन जो जुर्रत में, कौमी में और दूसरे अखबारात प्राइम स्पोर्ट्स में, इनमें छपते रहे। फिर 1-2 अखबारात में मैंने सफ़ा लिया, सफ़ा इंचार्ज बना, वो करता रहा। 1998 में मैंने ये डिक्लेरेशन हासिल किया स्पोर्ट्स ऑब्ज़र्वर का और ताहाल आपके सामने है और ये वाहिद मैगज़ीन है जो गुज़िश्ता 23 सालों से कंटिन्यू मंथली बेसिस पर आ रहा है और पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के तकरीबन 22 से ज़ायद ममालिक में पढ़ा भी जाता है और वहाँ की जो फेडरेशंस हैं
उन तक पहुँचता है और वो लोग मुझे बड़ी खुशी होती है देख कर के अभी गुज़िश्ता साल जो WUKF की वुको की जो चैम्पियनशिप हुई है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसमें मास्टर्स ने मेरे मैगज़ीन को वहाँ लहराया, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों को बताया और वो मैंने मतलब इंटरनेशनली उसकी कवरेज देखी। मुझे वो नहीं पता था, लेकिन वो देखकर बड़ी खुशी हुई। तो बहुत सारी जगहों पर पैगाम पहुँचता है स्पोर्ट्स ऑब्ज़र्वर के हवाले से, तो बड़ी खुशी होती है आज देखकर। हमारे साथ बैठे हुए तो कैसा और लगा? ज़ाहिर है मुझे बहुत खुशी भी है, बहुत खुशी है इस बात की कि मुझे आपके तवज्जुह से, इस चैनल के तवज्जुह से कुछ कहने का मौका मिला। बेशक सर, आप गहरी निगाह रखते हैं जितने भी मार्शल आर्ट हैं उनके हवाले से। ये एक आखिर में जाते-जाते सिर्फ़ एक चीज़ पूछेंगे कि पाकिस्तान को अगर आप देखते हैं अगले 5 साल में, किस लेवल पे देखते हैं आप कराटे में या दूसरे आर्ट्स के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान का बड़ा अच्छा मुस्तक़बिल है और हो सकता है, मज़ीद बेहतर हो सकता है कराची में, लेकिन उसमें बात वही है कि हमें थोड़ी-सी ना सिर्फ़ जो हमारे अरबाब-ए-इख्तियार हैं, जिनके हाथ में इस वक़्त गवर्निंग बॉडी है, मार्शल आर्ट्स में कराटे की हो या ताइक्वांडो की हो या वुशु की हो या और दूसरे तीसरे फेडरेशंस हों या दीगर स्पोर्ट्स की हों। उनके जो अरबाब-ए-इख्तियार हैं, उन तमाम को एक बात जो समझनी चाहिए, समझने की ज़रूरत है मेरी नाक़स अक़ल के मुताबिक, वो ये कि वो पर्सनल पे ना जाएँ, मतलब किसी की ज़ातियात पर ना जाएँ कि वो बज़ाते ख़ुद क्या कर रहा है, किससे कर रहा है, किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा। उनका मकसद ये होना चाहिए कि क्या वो हमारे साथ सिंसियर है, हमारी जो हमारे बायलाज़ हैं उसके साथ चल रहा है, उसकी हमारी बात को मान रहा है, बच्चों को प्रमोट कर रहा है। अगर वो ये सारी चीज़ें कर रहा है तो जो है वो बच्चा फिर परवान चढ़ेगा। अगर तो आप ये ऐसा नहीं करेंगे और सिर्फ़ ज़ाती पसंद और नापसंद के फ़ैसले करते रहेंगे, तो देखें हमारी हॉकी टीम भी मौजूद है यहाँ पर, हमारी क्रिकेट टीम भी मौजूद है, दीगर टीम्स भी मौजूद हैं, आप देख लें। बहुत सारे खेलों के अंदर हम कब तक पुराने प्लेयरों को आज़माते रहेंगे? जब तक हम ये एकेडमियाँ जो होती हैं ना, ग्रास रूट लेवल से प्लेयर बनाने के लिए होती हैं। आप इनको मौक़े तो दें, आप इनको आगे तो लेकर आएँ, इन पर काम तो करें। हम नहीं कहते कि इनको आप डायरेक्ट लेकर चले जाएँ, इनको आप कम से कम प्रिपेयर करें, पॉलिश करें और उसके बाद टैलेंट हंट के तौर पे करें। और उसके बाद नया जब आएगा तो क्या होगा कि हमारे पास प्लेयर्स की एक वसी तादाद होगी। हम ईरान में जाते हैं, टूर्नामेंट देखते हैं, वहाँ 7-7 तातामी एक साथ लगी होती हैं और वहाँ हज़ारों की तादाद में खिलाड़ी होते हैं। उनमें हर साइज़ का बच्चा, हर साइज़ का प्लेयर अपने हिसाब में चैंपियन नज़र आ रहा होता है। वो चाहे काता करवा लें उसे या किसी भी चीज़ में करा लें। दूसरी सबसे जो बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, वो ये जो मैंने वहाँ देखी, दूसरे ममालिक में देखी, वो ये कि अगर जूनियर की चैंपियनशिप हो रही है, तो वहाँ पर हमारे यहाँ तो ये होता है ना, हमारे यहाँ मैंने अक्सर ये देखा है कि जूनियर की चैंपियनशिप है और वो जनाब जियोन काता कर रहा है, जबकि जियोन काता जूनियर में आता ही नहीं। जब उसको हयान सीरीज़ का काता आता है, हयान 1, हयान शोदान, नीदान, संदान, गोदान, अगर ये आते हैं तो आप इसको क्यों नहीं करवाते? तो वहाँ मैंने ये चीज़ नोट की कि अगर एक जूनियर, माने हमारे साथ भी हुआ कि पाकिस्तान टीम में भी हमारे पास एक लड़की थी हमारी तरफ से, उसने जियोन किया तो उन्होंने उसको रोक दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं कर सकती, और उस बच्ची को फिर आखिर में गोदान करना पड़ा। तो ये फ़ैसले हैं, सख्त फ़ैसले हैं, लेकिन ये करने पड़ेंगे और तमाम लोगों को साथ मिला के चलना पड़ेगा, अपने अंदर नरम गोशा रखना पड़ेगा, तो खिलाड़ी प्रमोट होगा। अगर हम अपनी ज़ाती अना और अपनी पसंद नापसंद के चक्कर में रहे तो हम मज़ीद मतलब मैं नहीं कहना चाहता कि हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकेंगे इस तरह। जी नाज़रीन, बहुत बेहतरीन उम्दा अंदाज में माशाल्लाह सर के साथ गुफ्तगू रही, और यकीनन अगर इन तमाम चीज़ों को, कुछ चीज़ों को बेहतर बनाना है तो हमें अपनी ज़ात से हटकर अपनी फेडरेशंस के लिए, अपनी एसोसिएशंस के लिए और सबसे बढ़कर खेल के लिए और खिलाड़ी के लिए मेहनत करनी होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।